चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने ग्लोबल पिटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 प्रकाशित किया। तो यह एटलस ग्लोबल पिटलैंड्स असेसमेंट 2022 पर आधारित है और ग्लोबल पिटलैंड मैप 2.0 के साथ संगत है। ये दोनों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की वैश्विक पिटलैंड्स पहल की प्रमुख पहलें हैं। यूएनईपी वैश्विक पिटलैंड्स पहल, तो इसका गठन 2016 में मोरक्को के माराकेश में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी कॉप में किया गया था। पिटलैंड्स के विषय में देखते हैं। तो पिटलैंड्स स्थलीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। इनमें जलभराव की स्थिति होती है जो क्षय प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसके कारण पादप सामग्री पूरी तरह से विघटित नहीं हो पाती। नतीजतन कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन इसके अपघटन से अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पीट का शुद्ध संचय होता है। पीट मृत और आंशिक रूप से विघटित पादपों के अवशेष हैं जो जलभराव की स्थिति में जमा हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर पिटलैंड वितरण की बात करें तो पिटलैंड विश्व के भूमि क्षेत्र का 3.8% हिस्सा कवर करती है। इनका विस्तार यूरोप में प्राकृतिक रूप से वनों के भीतर स्थित पिटलैंड्स, दक्षिण पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय पीट दलदल, रूस और कनाडा के परमाफ्रोस्ट क्षेत्र तथा एंडीज और हिमालय में उच्च पर्वतीय पिटलैंड्स। ठीक है, बात करते हैं पिटलैंड्स के क्षरण के विषय में। तो वैश्विक स्तर पर लगभग 12% पिटलैंड्स का क्षरण हो चुका है। भारत में 60% से अधिक पिटलैंड्स का क्षरण हो रहा है। खतरा, तो कृषि कार्य, पीट निष्कर्षण, औद्योगिक गतिविधियां और अवसंरचना का विकास। वर्तमान में सूख चुकी ये पिटलैंड सभी मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 4% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। पिटलैंड्स के संरक्षण के लिए पहले देखते हैं। तो पिटलैंड्स पर वैश्विक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश 2002, पिटलैंड्स के संरक्षण और सतत प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का संकल्प 2019 आदि। ठीक है, जानते हैं पिटलैंड्स का महत्व। तो कार्बन भंडारण, पिटलैंड्स विश्व के सबसे बड़े स्थलीय कार्बन स्टॉक है। वैश्विक स्तर पर कम से कम 550 गीगाटन कार्बन संग्रहित करती हैं। यह विश्व के सभी वनों में संग्रहित कार्बन से 2 गुने से भी अधिक है। जैव विविधता संरक्षण, तो पिटलैंड्स दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, तो मानव उपभोग और कृषि के लिए जल का विनियमन और शुद्धिकरण करती हैं। जलवायु पर शुद्ध शीतलन प्रभाव डालती हैं आदि। ये बात की हमने पिटलैंड्स के महत्व के विषय में। अब बात करते हैं यूएनएफसीसी के COP 29 में ग्रीन डिजिटल एक्शन GDA पर घोषणा पत्र को अपनाया गया। तो ग्रीन डिजिटल एक्शन को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा अन्य सरकारी और नागरिक समाज संगठनों के साथ COP 28 दुबई 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य व्यावहारिक समाधान विकसित करने, उद्योग व्यापी जलवायु समर्थन को बढ़ावा देने तथा निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए ढांचे को मजबूत करने में वैश्विक डिजिटल समुदाय को एकजुट करना है। घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना, तो जलवायु कार्यवाही का समर्थन करना और प्रतिरोधक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। जलवायु पर डिजिटलीकरण के प्रभाव को कम करना, जलवायु पर डिजिटलीकरण के प्रभाव को मापने के लिए मैट्रिक्स एवं इंडिकेटर्स स्थापित करना। सतत नवाचार को बढ़ावा देना, तो इसके लिए हमें निवेश को सुविधाजनक बनाना होगा, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करना होगा और नवीन प्रौद्योगिकियों तक सभी की सुगम पहुंच को सुनिश्चित करना होगा आदि। अन्य है डिजिटल समावेशन, साक्षरता, डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं सतत विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का महत्व। तो सूचना के आधार पर निर्णय लेना, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके ऊर्जा खपत को संधारणीय विनिर्माण प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। संधारणीय डिजाइन दृष्टिकोण को अपनाना, तो ये प्रौद्योगिकियां जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेक मेक डिस्पोज की बजाय सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल पर जोर देती हैं। ओपन डेटा सोर्स को बढ़ावा देना, आसानी से सुलभ होने वाले सूचना स्रोत तथा नई और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की और नवाचार को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। आपदा प्रबंधन में भूमिका, आरंभिक चेतावनी प्रणाली, आरंभिक संचार तथा खोज एवं बचाव कार्य आदि सहित जलवायु निगरानी एवं पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद करती है। ठीक है, बात की हमने सतत विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के महत्व के विषय में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन NMNF को एक स्टैंड अलोन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू की गई इस योजना के लिए कुल 2,481 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
यह बजट 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2025-26 तक के लिए है। पृष्ठभूमि की बात करें तो इससे पहले शून्य बजट प्राकृतिक कृषि ZBNF का नाम बदलकर 2019 में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP कर दिया गया था। इसे परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY नामक अम्ब्रेला योजना के तहत एक उपयोजना के रूप में शामिल किया गया था। बाद में 2023-24 में BPKP का नाम बदलकर NMNF कर दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं NMNF योजना की मुख्य विशेषताएं। तो कार्यान्वयन की बात करें तो अगले 2 वर्षों में NMNF को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर्स में लागू किया जाएगा तथा इसे 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही इसके तहत 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। योजना के तहत प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों की बहुतायत संख्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। बायो इनपुट संसाधन केंद्र, तो इनके माध्यम से किसानों के लिए उपयोग हेतु तैयार बायो इनपुट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 10,000 ऐसे आवश्यकता आधारित केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मॉडल प्रदर्शन फार्म्स, तो इच्छुक किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए इन फार्म्स की स्थापना कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में की जाएगी। जागरूकता सृजन, इच्छुक किसानों को संगठित करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए क्रय कृषि सखी के माध्यम से किया जाएगा। प्रमाणन, बाजार पहुंच के लिए सुगम व सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित सामान्य ब्रांडिंग का प्रावधान किया गया है। निगरानी, योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वयन की रियल टाइम जियो टैग्ड और संदर्भित निगरानी की जाएगी। अभिसरण, मौजूदा योजना और समर्थन संरचनाओं के साथ अभिसरण की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक कृषि के विषय में। तो ये रसायन मुक्त और पशुधन आधारित कृषि पद्धति है। फसलों, वृक्षों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करती है। मुख्य घटक देखते हैं इसके, तो बीजामृत, तो इसमें गाय के गोबर आदि से बीजों का उपचार किया जाता है। जीवामृत, यह सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जैव उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। आच्छादन, तो इसके तहत जीवित फसलों और मृत बायोमास दोनों का उपयोग करके मिट्टी की सतह को ढका जाता है। वहापासा, इसमें जलवाष्प के संघनन के लिए मिट्टी में केंचुओं को सक्रिय करना शामिल है। और पौधा संरक्षण, तो कीटों आदि को रोकने के लिए जैविक मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। ये बात की हमने प्राकृतिक कृषि के विषय में। अब बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन AIM को जारी रखने को मंजूरी दी। तो अटल नवाचार मिशन 2.0 नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इसका लक्ष्य नवाचार और उद्यमिता परिवेश में निहित कमियों को दूर करना तथा इसे और सफल बनाने के लिए नई पहलें शुरू करना है। AIM 2.0 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो आवंटित बजट है 2,750 करोड़ रुपए। योजना अवधि 31 मार्च 2028 तक है। AIM 2.0 के मुख्य उद्देश्य देखते हैं। तो भारत के नवाचार और उद्यमिता परिवेश को 3 तरीकों से मजबूत करना। इनपुट बढ़ाना यानी इनोवेटर्स और उद्यमियों की संख्या बढ़ाना। यह निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। नवाचार का भाषा समावेशी कार्यक्रम LIPI, इसके तहत पहले से स्थापित इनक्यूबेटर्स में संविधान में अनुसूचित भाषाओं के लिए वर्नाक्यूलर इनोवेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। फ्रंटियर प्रोग्राम, तो इसका उद्देश्य जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, NE, आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स के लिए अनुकूलित टेम्पलेट बनाना है। निम्नलिखित के माध्यम से सफलता दर या थ्रूपुट में सुधार करना। तो मानव पूंजी विकास कार्यक्रम, यह पेशेवरों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था है। डीप टेक रिएक्टर, यह शोध आधारित डीप टेक स्टार्टअप के व्यवसायीकरण के तरीकों के परीक्षण के लिए रिसर्च सैंडबॉक्स है। राज्य नवाचार मिशन SIM, नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग कार्यक्रम, तो इसमें वार्षिक वैश्विक टिंकरिंग ओलंपियाड आयोजित करने, विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने आदि पर जोर दिया जाएगा। निम्नलिखित के माध्यम से आउटपुट में सुधार किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम, तो सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर्स स्थापित किए जाएंगे। अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड ASIL कार्यक्रम, तो केंद्रीय मंत्रालयों में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अटल नवाचार मिशन 1.0 के विषय में। तो इसे 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की तत्कालीन शुरुआती नवाचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए नवाचार अवसंरचना को बढ़ावा देना था। इसके कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। तो अटल टिंकरिंग लैब ATL स्कूल स्तर पर, तो अभी देश भर में ऐसी 10,000 प्रयोगशालाएं मौजूद हैं।
अटल इंक्यूबेशन सेंटर, तो विश्वविद्यालयों, संस्थान और कॉरपोरेट क्षेत्र में अन्य घटक, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र और अटल न्यू इंडिया चैलेंज आदि। ठीक है, ये बात की हमने AIM 1.0 के विषय में। अब बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS को मंजूरी दी। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल वास्तव में विकसित भारत @2047 राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के विषय में देखते हैं, तो योजना के बारे में बात करते हैं। पहले, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके तहत देश भर में एक ही प्लेटफॉर्म पर विद्वानों के प्रकाशित शोध लेख और जर्नल्स पढ़े जा सकते हैं। इस योजना को आसान, यूजर फ्रेंडली और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। वित्तीय आवंटन, तो 2025 से 2027 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है। और कार्यान्वयन की बात करें तो उच्चतर शिक्षा विभाग DHE के तहत एकीकृत पोर्टल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्थापित किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए कोई संस्थान जर्नल्स या शोध आलेख एक्सेस कर सकेगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF समय समय पर ONOS के उपयोग और इन संस्थानों के भारतीय लेखकों के प्रकाशित आलेखों की समीक्षा करेगा। लाभार्थी, केंद्र या राज्य सरकार के उच्चतर शिक्षा संस्थान और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थान। एक्सेस का तरीका है राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। इसका समन्वय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क नामक केंद्रीय संस्थान करेगा। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। ONOS के लाभ देखते हैं, तो अधिक संस्थानों के शोध लेख शामिल। ONOS में 6,300 से अधिक सरकारी, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान शामिल है। इसमें लगभग 1.8 करोड़ शोधकर्ता लाभान्वित होंगे। आउटरीच, तो इस पोर्टल के जरिए Tier 2 और Tier 3 शहरों में स्थित संस्थान भी विद्वानों के शोध आलेख प्राप्त कर सकते हैं। इससे शोध के मामले में सभी भौगोलिक क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है, अब देखते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 में अनुसंधान और विकास संबंधी घोषणाएं। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के लिए बजटीय आवंटन, तो इस संगठन को ANRF अधिनियम 2023 द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना तथा उद्योग, शिक्षा, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना है। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार, तो वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल की घोषणा की गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये बात की हमने केंद्रीय बजट 2024-25 में अनुसंधान और विकास संबंधी घोषणाओं के विषय में। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष को शामिल रखना बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय 2020 में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। इन याचिकाओं द्वारा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किए गए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों की वैधता को चुनौती दी गई थी। ध्यातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द भी शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देखते हैं इस विषय में। तो संविधान एक जीवन दस्तावेज। शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किए जाने को केवल इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि प्रस्तावना को इसके मूल रूप में रखा जाए, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की अनुमति देता है और संशोधन करने की शक्ति निर्विवाद रूप से संसद के पास है। इसलिए संसद संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। पंथ निरपेक्षता, भारत के संदर्भ में इसका अर्थ है कि राज्य न तो किसी धर्म विशेष का समर्थन करेगा और न ही किसी धर्म विशेष को मानने और आचरण करने को दंडित करेगा। इसके अलावा राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म भी नहीं होगा। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और अनुच्छेद 30 के साथ साथ अनुच्छेद 14, 15 और 16 में भी निहित है। समाजवाद, यह राज्य के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को प्रकट करता है। यह निजी उद्यमिता और व्यवसाय तथा वृत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है। गौरतलब है कि व्यवसाय तथा वृत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत एक मौलिक अधिकार है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को शामिल करना, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करना
निर्वाचित सरकारों द्वारा अपनाए गए कानूनों को तब तक प्रतिबंधित नहीं करता जब तक कि ऐसे कानूनों से संवैधानिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न हो। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई महत्वपूर्ण निर्णय। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और SR बोम्बई बनाम भारत संघवाद। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। RC पोडियाल बनाम भारत संघ। तो पंथ निरपेक्षता सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ समान और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करने की दिशा की प्रतिबद्धता की परिचायक है। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ। इससे न्यायालय ने कहा कि संविधान सरकार को आर्थिक अभिशासन के लिए एक ऐसा ढांचा निर्मित करने की अनुमति प्रदान करता है जो उन नीतियों का कार्यान्वयन करेगा जिनके लिए वह मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, बात की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय कौन से थे हमारे, उनके विषय में अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहला टॉपिक है संविधान दिवस। तो 26 नवंबर 2024 को 75वां संविधान दिवस मनाया गया। यह दिवस भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का संविधान 20 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान दिवस के विषय में देखते हैं। तो संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे मुद्रित या टाइप नहीं किया गया है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में और वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में अपने हाथों से लिखा है। इसके पृष्ठों को शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस के निर्देशन में कलात्मक रूप से सजाया था। ठीक है, बात करते हैं नरसापुर क्रोशिया लेस के विषय में। तो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के नरसापुर क्रोशिया लेस को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है। इसके विषय में देखते हैं। ये अलग अलग रंगों में सूती धागे से तैयार किए गए लेस है। अलग अलग आकार की पतली क्रोशिया सुइयों से बुने गए पतले धागों का उपयोग करके लेस बनाए जाते हैं। GI टैग के विषय में देखते हैं। किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से जुड़े गुणों वाले उत्पादों को दिया गया नाम या चिन्ह है। किसी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत GI टैग दिया जाता है। इसका नोडल मंत्रालय और विभाग है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, बात की GI टैग के विषय में अब जानते हैं। भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्च इंजनों पर दंपतियों का नाम छुपाने का आदेश दिया। भुलाए दिए जाने के अधिकार के विषय में देखते हैं। तो भुला दिए जाने के अधिकार को किसी के डिजिटल फुटप्रिंट को हटाने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा तब आवश्यक हो जाता है जब यह किसी के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसे निजता के अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। हालांकि वर्तमान में ऐसा कोई वैधानिक फ्रेमवर्क नहीं है जो भुला दिए जाने के अधिकार को निर्धारित करता हो। पैन 2.0 यानी परमानेंट अकाउंट नंबर देखते हैं। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने आयकर IT विभाग की पैन 2.0 परियोजनाओं को मंजूरी दी। देखते हैं पैन 2.0 के विषय में। यह ई-गवर्नेंस पहल है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है। यह वर्तमान पैन 10.1.0 प्रणालियों का अपग्रेड है। पैन 10 अंकों का विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। इसे आयकर विभाग जारी करता है। इसे धारक के लेन देन को आयकर विभाग के साथ लिंक करने के लिए जारी किया जाता है। मुख्य लाभ देखते हैं इसके। यह सभी निर्धारित सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के कॉमन पहचान, डेटा स्थिरता, सच्चाई जानने का एकल स्रोत और आदि के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, बात की हमने पैन 2.0 के विषय में। अब देखते हैं कंगनहली और सन्नति बौद्ध स्थल। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने कर्नाटक के कुलबुर्गी में भीमा नदी के किनारे स्थित प्राचीन बौद्ध स्थलों कंगनहली और सन्नति की अप्रयुक्त पर्यटन क्षमताओं पर प्रकाश डाला। कंगनहली और सन्नति से प्राप्त पुरावशेष। तो 2000 साल पुराना अशोक का शिलालेख, अधोलोक महाचैत्य, पाताल लोक का महान स्तूप। निर्माण अवधि है इसकी 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक। विशेषताओं की बात करें तो विस्तृत अलंकरण, अयक मंच, परिक्रमा पथ आदि मूर्तियां हैं। बुद्ध, यक्ष, जातक कथाएं, अशोक, सातवाहन सम्राटों आदि की मूर्तियां हैं। ब्राह्मी लिपि में राय अशोक से नक्काशी की गई अशोक की मूर्ति मौर्य सम्राट की एकमात्र उपलब्ध प्रतिमा है। अमरावती कला शैली की विशेषताएं पाई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं रियांग जनजाति के विषय में। तो रियांग समुदाय के सदस्यों ने अपनी भाषा कोब्रू को मान्यता देने की मांग की है। रियांग विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG है।
डेबर आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में 75 PVTGS की पहचान की गई है। रियांग जनजाति के विषय में देखते हैं। ये त्रिपुरा में इंडो मंगोलायड जनजाति समूह का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। कृषि आर्थिक गतिविधि, खाना बदोश, झूम खेती और अन्य खाद्य संग्रह गतिविधियां। धर्म आस्था, ये हिंदू है और इनकी बहुसंख्यक आबादी वैष्णव धर्म की अनुयायी है। ये पूर्वजों की आत्माओं और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। सामाजिक अंतर्विवाही है, यानी अपने समुदाय के भीतर विवाह में विश्वास करते हैं। संस्कृति इनकी संस्कृति का मुख्य अंग होजागिरी नृत्य है। यह नृत्य 4 से 6 के समूह में केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य आयोजन के दौरान पुरुष सदस्य गीत गाने, ढोल बजाने जैसी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जानते हैं ब्लैक थ्रिप्स के विषय में। तो कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कुछ हिस्सों में मिर्च की फसल में ब्लैक थ्रिप्स के संक्रमण के मामले सामने आए। ये ब्लैक थ्रिप्स पेस्ट इस क्षेत्र की स्थानिक यानी एंडेमिक बीमारी हो गई है। इसके विषय में देखते हैं। फसल को चूसने वाला एक आक्रामक पेस्ट है। ये मिर्च के कोमल फूलों को खा जाता है, फूलों को कमजोर करके गिरा देता है और मिर्च की फसल के फल गिरने का कारण बनता है। इससे उपज में कमी आती है। वयस्क और लार्वा ब्लैक थ्रिप्स दोनों ही पौधे के रस को चूसकर और उसे कुतरकर नुकसान पहुंचाते हैं। संक्रमण रोकने के उपाय क्या है? तो मिर्च की फसलों के साथ अगाथी, मक्का, ज्वार की फसल उगानी चाहिए। फसलों के ऊपर नीम के तेल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, बात की हमने ब्लैक थ्रिप्स के विषय में। अब बात करते हैं HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के विषय में। तो द लासेंट HIV जर्नल के अनुसार वैश्विक स्तर पर नए HIV संक्रमण में 22% और HIV से संबंधित मौतों में 40% की गिरावट आई। इसके विषय में देखते हैं। HIV मुख्य रूप से मानव शरीर की CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर हमला करता है। इससे व्यक्ति के शरीर के कुछ संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यदि उचित इलाज ना किया जाए तो HIV एड्स रोग का कारण बन सकता है। HIV की भारत द्वारा शुरू की गई पहल देखते हैं। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण 5, इसका उद्देश्य 2010 के आधारभूत वर्ष की तुलना में 2025-26 तक वार्षिक नए HIV संक्रमणों और एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 80% तक कमी लाना है। HIV और एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 लागू किया गया है। ये बात की हमने HIV के विषय में। देखते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दक्षिण कोरिया। राजधानी है इसकी सियोल। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत वैश्विक प्लास्टिक संधि पर अंतिम वार्ता दक्षिण कोरिया के बुसान में चल रही है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया या दक्षिण कोरिया के विषय में देखते हैं। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह एक पूर्वी एशियाई देश है। इसका विस्तार दक्षिणी कोरियाई प्रायद्वीप पर है। सीमाएं उत्तर कोरिया से लगती हैं। 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश समांतर रेखा इसे उत्तर कोरिया से अलग करती है। समुद्री सीमाएं, यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में पूर्वी सागर या जापान सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और पश्चिम में पीत सागर यानी कि येलो सी है। भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं इसकी। जलडमरू मध्य, कोरियाई जलडमरू मध्य से दक्षिण पूर्व में जापान के त्सुशिमा द्वीप समूह से अलग करता है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं ताइबेक, सोबेक आदि। सबसे ऊंची चोटी है जेजू द्वीप पर माउंट हल्ला और प्रमुख नदियां हैं हान, ग्यूम, नागडोंग आदि। ठीक है, ये बात की हमने दक्षिण कोरिया के विषय में। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।